हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को और रिपब्लिकन एंड मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने के काफी सारे तरीके होते हैं और उस वीडियो में हमने रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवॉल्व्ड एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था और आज हम समझेंगे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइप को कहते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वील डिस्कस रिपब्लिकन एंड मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले आता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगराइज करते हैं, तब वो क्लासिफाई किया जाता है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे इजीली अमेंड किया जा सकता है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका मेथड ऑफ अमेंडमेंट बहुत इजी होता है और इसे किसी भी दूसरे ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड किया जा सकता है। कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं रिक्वायर होता है इसके लॉज को, इसके प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ही काफी होती है। तो जब हम एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चाहे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों को ही फ्लेक्सिबल तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 50% से ज्यादा वोट चाहिए किसी लॉ को, किसी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए, तो वो एग्जाम्पल होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये एक सिंपल मेथड स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ब्रिटेन। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबली चेंज किए जा सकते हैं या सिंपल मेजॉरिटी के साथ चेंज किए जा सकते हैं। आपको सिर्फ 50% से ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे कि कोई नई स्टेट एस्टैब्लिश करनी हो या कोई ऑल्टरेशन करनी हो। ये सब चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेथड के थ्रू हो सकते हैं। तो ये होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी इसको समझने में। तो इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मेरिट्स होते हैं? सबसे पहला तो यही है कि इट मेक्स पॉसिबल द एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की बदलती नीड्स के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं ड्यू टू फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां चेंजेस या अमेंडमेंट्स इजीली हो सकते हैं, तो उसमें अगर आपको कोई प्रोविजंस इंक्लूड करने हैं या हटाने हैं, ये सब इजीली पॉसिबल हो जाएगा। कोई ज्यादा रिजिड मेथड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबली अमेंड किया जा सकता है, तो ऐसी स्टेट में पास्ट में तो सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं थी, तो वो नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। लेकिन बदलते समय के अनुसार, लोगों की बदलती नीड्स के अनुसार सेक्युलरिज्म को इजीली पार्ट बना दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजीली अडॉप्ट द नीड्स ऑफ द पीपल विद द चेंज ऑफ टाइम। लोगों की समय के साथ साथ बदलती जरूरतों को भी एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अडॉप्ट कर पाता है। हाइपोथेटिकली अगर आप सोचिए कि लोग डिमांड करते हैं रिजर्वेशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड करके रिजर्वेशन पर लॉ बनाया जा सकता है। इट प्रिवेंट्स रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसे प्रिवेंट होएगा? देखिए, जब लोगों की नीड्स को इजीली अडेप्ट कर लेगी एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डिमांड्स को फुलफिल कर लेगी, तो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे अपने डिमांड्स के लिए। अभी आप रिजर्वेशन वाला ही एग्जांपल देख लीजिए कि अगर रिजर्वेशन इजीली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा, तो लोग क्यों रिजर्वेशन को लाने के लिए रिवोल्ट करेंगे? वैसे भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो, जहां प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट हो अमेंड करने का, तो उसमें कोई चेंज लाने में समय लगेगा और उसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि लोग इम्पेशेंट हो जाएं और रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दें, तो वो भी यहाँ पर प्रिवेंट हो सकता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है ईज ऑफ अमेंडमेंट। देयर इज नो स्पेशल प्रोसीजर सेट अप फॉर इट्स अमेंडमेंट। कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं रिक्वायर्ड होता है, किसी स्टेट रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती या 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजीली अमेंड हो जाता है यहाँ पे।
एंड इट इज़ एफिशिएंट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान ये बहुत यूजफुल है। सिंपल प्रोसीजर के थ्रू चेंजेस लाना, इट्स वेरी इजी। ऑल यू नीड इज समटाइम्स मोर देन 50% वोट्स। कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है और सरकार के पास उस पर कोई लॉ नहीं है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो तो ऐसे केस में पार्लियामेंट सिंपली साथ आ सकती है और मेजॉरिटी के थ्रू कोई लॉ पास कर सकती है, ताकि इन सिचुएशन से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जा सके या कोई ऐसा प्रोविजन जिसकी अर्जेंट नीड है उस पर लॉ बनाया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का। वहीं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब फ्लेक्सिबल होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंजेस तो इजीली आएंगे ही आएंगे, और ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से चेंज किया जा सके ताकि जो मेजॉरिटी में है उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके, और इससे माइनॉरिटी का वेलफेयर जो है वो इग्नोर हो जाता है। या कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है पावर में, वो अपने हिसाब से इजीली चेंजेस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि उसके इंटरेस्ट में हो, तो इसका मिसयूज हो सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुटेबल फॉर अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड इवन लोकल लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में ये चांसेस रहते हैं कि सेंटर अपनी अमेंडमेंट पावर्स का दुरुपयोग करके स्टेट की जो कुछ पावर्स हैं वो अपने अंडर ले आए। सेंटर गवर्नमेंट ऐसे अमेंडमेंट्स कर दे जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। सपोज करो कि टोल टैक्स की जो कलेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती हो और सेंटर गवर्नमेंट चेंज करके वो अपने अंडर ले आए, तो ये एक डीमेरिट है। देन द राइट्स मे बी एट रिस्क ऑल्सो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल प्रोसीजर से अगर चेंज किया जा सकता है तो लोगों के राइट्स भी रिस्क में हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकार इजीली चेंज कर सकती है फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजंस को, और अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो तो इन्हीं को इजीली डिलीट भी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सभी चांसेस भी पॉसिबल हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में। इट्स लेस स्टेबल देन द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसे इजीली अमेंड किया जा सकता है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से लेस स्टेबल होता है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में आती हैं वो भी इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकती हैं। एंड देन इट इज वेग एंड इनडेफिनिट। इसका भी मतलब यही है कि पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से इसको एक मीनिंग दे सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वेग हो जाता है, कोई डेफिनेटनेस नहीं रहती है। आज कोई प्रोविजन है, हो सकता है वो कल को ना हो। तो ये कुछ डीमेरिट्स होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ कम्स रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपोजिट है। तो जहां फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस थे वो बहुत इजीली आ जाते थे, यहां कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बहुत एक टफ तरीके से आते हैं, मुश्किल तरीके से आते हैं। यू कैन नॉट अमेंड द प्रोविजंस इजीली। प्रोसीजर बहुत लंबा होता है और डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसे रिजिड कहा जाता है। It is different from the procedure for enacting and amending an ordinary law. Ordinary law को तो simple majority के साथ भी आप change कर सकते हैं, लेकिन rigid constitution के जो provisions हैं वो different होते हैं। इसमें constitutional law में अगर कोई amendments लानी है तो एक special procedure होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो 2/3 majority हो सकती है या 3/4 majority of the present and voting हो सकती है, या absolute majority भी हो सकती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी लेजिस्लेचर में 500 सीट्स हैं तो जब वोटिंग होती है तो 251 सीट्स आनी ही आनी जरूरी है। 251 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वहां 300 लोग प्रेजेंट हो, चाहे 400 लोग प्रेजेंट हो, चाहे 450 लोग प्रेजेंट हो, इट डजेंट मैटर। प्रेजेंट एंड वोटिंग पर ये फोकस नहीं करती है, इट फोकसेस ऑन द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वेराज 2/3 मेजॉरिटी क्या कहती है कि 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 प्रोपोर्शन देखा जाता है। तो सीट्स बेशक 500 हो, लेकिन अगर 300 लोग हैं वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं तो 201 वोट चाहिए। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है।
या रेफरेंडम की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें। रेफरेंडम होता है पब्लिक वोटिंग। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंपल मेजॉरिटी थी वो हो सकती थी कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट यहाँ 2/3 मेजॉरिटी चाहिए हो सकती है, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए हो सकती है, या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और उसके अलावा रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या रेफरेंडम। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, वी हैव अ मिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी के साथ चेंज किया जा सकता है, वहीं कुछ के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड इसके अलावा तीसरा एक बहुत ही रिजिड तरीका है जो है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसके अलावा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ मेरिट्स हैं। फर्स्टली इट्स बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, यहां स्टेबिलिटी है, बिकॉज इट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। इसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। मेथड जो होता है वो बहुत टफ होता है, तो इजीली चेंजेस नहीं आ सकते हैं। इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ लिखा जाता है, विच रिजल्ट्स इन प्रॉपर एफिशिएंसी। वैसे ये जो पॉइंट है एफिशिएंट वाला, ये हर उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक मेरिट है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। A rigid constitution has the further merit of being clear and well defined. क्योंकि ये रिटन लीगल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसमें एक क्लैरिटी होती है, इट्स नॉट वेग। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, और वो वेग भी होता है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट ला सकती हैं। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली। इसके अलावा ये सिटीजन्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो इजीली चेंजेबल नहीं होता है, तो लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोई स्कोप नहीं रहता है कि उन्हें इजीली चेंज किया जाएगा। एंड सच अ कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजफुल फॉर अ फेडरेशन। जो हमने डीमेरिट डिस्कस करी थी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो यहाँ पर एक मेरिट बन जाती है, क्योंकि द सेंटर कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट। इसके अलावा द रूलिंग क्लास कैन नॉट यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू फर्दर इट्स नैरो इंटरेस्ट। जो रूलिंग क्लास है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकती है, बिकॉज प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज का। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके डीमेरिट्स भी हैं। बेसिकली जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स हैं वो इसके डीमेरिट्स हैं। इट मे नॉट वर्क इन द केस ऑफ इमरजेंसी। एक कंट्री अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, इमरजेंसी फेस कर सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक या साइक्लोन्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स की फॉर्म में हो या किसी रेवोल्यूशन या रेबेलियन की फॉर्म में हो। तो ऐसी इमरजेंसीज में बहुत ज़रूरी रहता है कि क्विक डिसीजन लिया जाए। अगर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है तो उसे जल्दी बनाया जाए, बट अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है तो सरकार के लिए बहुत क्विकली डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो इजीली 2/3 मेजॉरिटी पा सके या स्टेट लेजिस्लेचर्स की रैटिफिकेशन को पा सके, उन्हें अचीव कर सके। एंड इट्स लाइकली टू फेल टू कोप विद टाइम एंड एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ समय के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेता था, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट है तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं करनी। लोगों की नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को या देश के बदलते सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप रिजर्वेशन वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो तो ऐसी पॉलिसी पर लॉ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड इट्स अमेंडमेंट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसका जो अमेंडमेंट प्रोसीजर होता है उसमें बहुत समय लगता है। आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की रैटिफिकेशन पाने में ही कितना समय लग जाएगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी सारी स्टेट्स हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि कितना समय लगेगा और ये कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग सरकारें होंगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें होंगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है
और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है. So these were the demerits of a rigid constitution. Next is Republican Constitution. It is a constitution that provides for the position of a head of state that is elected by the people for a fixed term in office. तो बेसिकली जिन देशों में एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, ऐसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. यहाँ पर लोग अपने हेड ऑफ द स्टेट को एक फिक्स टर्म के लिए, एक फिक्स समय के लिए इलेक्ट करते हैं. द सुप्रीमेसी लाइज विद द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है, पीपल के लिए एग्जिस्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई द अथॉरिटी रिसाइड्स इन द पीपल. और मोस्टली सभी स्टेट्स में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है. रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है यूएसए. सो बेसिकली जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये क्या क्या स्पेसिफाई करेगा? ये स्पेसिफाई करेगा कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, कि क्या वो कोई ट्रीटी साइन कर सकता है या कोई अपॉइंटमेंट कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी स्पेसिफाई करेगा कि उस देश का जो लेजिस्लेचर है उसके पास क्या पावर्स हैं. साथ ही साथ जुडिशरी की पावर्स भी इसमें स्पेसिफाइड होंगी. इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली रिटन फॉर्म में होता है, यानी कि लिखित फॉर्म में होता है, एंड इट हैज अ रिजिड प्रोसीजर. तो वैसे यहाँ जो हमने कैटेगराइजेशन किया है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस आधार पर किया है? ये है हेड ऑफ द स्टेट के आधार पर. जिस स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है बाय द पीपल, दैट विल बी अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन. और जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होगा, एक मोनार्क होगा जो कि किंग भी हो सकता है या क्वीन भी हो सकती है, ऐसे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा. सो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहला इसका एडवांटेज यही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ जो लीडर्स होते हैं वो लोगों की मर्जी से इलेक्ट किए जाते हैं. लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को. Having representatives makes the government more efficient, resulting in faster and better implementation of the people's will. ऐसे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों की नीड्स को और लोगों की ज़रूरतों को, उनकी विल को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो लोगों की विल के अनुसार कार्य करते हैं. तो वो कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस प्रकार का हो जो लोगों की इच्छा के अनुसार हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो. इट प्रोटेक्ट्स द पीपल्स राइट थ्रू लॉ एंड ऑर्डर. अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ब्रीच होता है और लोगों के राइट्स का हनन होता है तो लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं. लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट्स द पीपल्स राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. डीमेरिट इसका यही है कि देयर आर चांसेस कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डिक्टेटोरियल बन जाए. देखिए ये किस केस में पॉसिबल है? अगर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेचर में फ्लेक्सिबल है, इजीली चेंज किया जा सकता है प्रोविजंस को, तो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसे मोल्ड कर सकेगा, उसमें चेंजेस ला सकेगा. फॉर एग्जाम्पल अपना टेन्योर इंक्रीज करवा लेगा कि 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, चेंज करवा के 10 साल के लिए करवा लेगा, अगर उसको लेजिस्लेचर का साथ भी हो तो ऐसे केस में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो डिक्टेटोरियल बन सकता है. तो ये एक डीमेरिट है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का. इसके बाद आता है मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे सरकार जो होती है उसका हेड कौन होता है? एक एम्परर, एक किंग या एक क्वीन. तो मोनार्क जो होता है वो एक हेड होता है, हालांकि वो एक सेरेमोनियल हेड होता है, नाम का हेड होता है. उनके कॉन्स्टिट्यूशन को मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा. तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसमें कैसे इलेक्ट नहीं होता है, बट जनरेशन टू जनरेशन सक्सीड करता रहता है. आज अगर फादर मोनार्क हैं तो कल उनका बेटा या बेटी वो मोनार्क होंगे, फिर उसके बाद फर्दर जो उनकी जनरेशन है वो सक्सीड करेगी. तो इलेक्शन के थ्रू नहीं चेंज किया जा सकता हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी किसके पास होती है? डायनेस्टी के पास. रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी किसके पास थी? लोगों के पास.
और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है डायनेस्टी के पास जो कि रूल करती है। तो मोनार्की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। देयर कैन बी द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की में तो मोनार्क का पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है गवर्नेंस पे, वेराज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, मोनार्क जो होता है वो सिर्फ एक नाम का हेड ऑफ द स्टेट होता है, देश का सिर्फ एक सिंबल होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है यूके और नेपाल। वहीं एब्सोल्यूट मोनार्की थी जैसे जार थे रशिया के, या फ्रेडरिक द ग्रेट थे प्रशिया के, उसके अलावा लुई 14 थे फ्रांस के। तो ये होते थे एब्सोल्यूट मोनार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स के पास ना सिर्फ नाम की ही पावर होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड बोला जाता है, सिर्फ एक नाम का हेड होते हैं। वो एक डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। उसकी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट कर देता है और इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाता है। एंड प्लस यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं आएगा, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट आएगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो यहाँ होता है वो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर होता है, वेराज जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क होता है। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन की मेरिट्स ये हैं कि दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेबिलिटी हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ होती है क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो पावर में काफी लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्टेबल रहता है। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। फ्लेक्सिबल होगा तो इजीली चेंजेस आ सकेंगे, वहीं रिजिड होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम इनको डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई तो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक देश में सिर्फ वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही देखने को मिलेगा। इट विल बी अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे कि यूएसए है, वहाँ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वहाँ प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाया जाएगा और वो एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। ऐसे ही यूके में मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन भी है एज वेल एज वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो डीमेरिट इसका ये है कि अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ मोनार्क। लोगों की बजाय जो अथॉरिटी वेस्टेड होती है वो मोनार्क के पास होती है, जो कि उसका मिसयूज भी कर सकता है। एब्सोल्यूट मोनार्की की अगर हम बात करें तो मोनार्क के लिए पूरी तरीके से पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से मोल्ड करना। एंड सिटीजन्स मे नॉट एंजॉय सर्टेन राइट्स। जहां एब्सोल्यूट मोनार्की होगी वहां लोगों के पास कुछ राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की में द कंट्रोल इज विद द मोनार्क। वो जो चाहे राइट्स चाहेगा वो लोगों को प्रोवाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी उस देश का उन्हीं राइट्स को प्रोवाइड करेगा जो मोनार्क लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है। लाइक प्रेस सेंसरशिप हो सकती है, लोगों के पास राइट टू फ्रीडम नहीं हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स होते हैं मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये थे आज के 4 कॉन्स्टिट्यूशंस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।